हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओशियनोग्राफी का आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओशियनोग्राफी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ओशियन जो बॉटम होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बॉटम की टोपोग्राफी क्या होती है, ओवरऑल सारे ओशियन का। तो उसमें हम लोग देखे थे सारे ओशियन में जो जनरली तीन कैटेगरी में बॉटम टोपोग्राफी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा था कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हम लोग क्या डिस्कस किए हुए थे, उसमें भी हम लोग देखे थे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंचेज आते हैं। फिर दूसरी कंपोनेंट में हम लोग देखे थे कि एबेसल प्लेन होती है बॉटम टोपोग्राफी में, ओशियन में। फिर हमारी कॉन्टिनेंटल, हमारी मिड ओशियनिक रीजेज होते हैं। तीसरी हमारी बॉटम टोपोग्राफी में आते हैं जो हर ओशियन में पाए जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में मेंशन है कि अटलांटिक ओशियन की बॉटम की टोपोग्राफी क्या है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अटलांटिक ओशियन की मैप को ड्रॉ करके हमको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मिड ओशियनिक रीज कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे ट्रेंचेज हैं अटलांटिक ओशियन में, और कहाँ पे वहाँ पे सी माउंट है या आइलैंड्स हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्या एक्सटेंशन है। ये सब चीज़ों को हम लोग इस मैप में यदि दर्शा पाएंगे तो हम लोग बोल पाएंगे कि वहाँ पे हम लोग बॉटम टोपोग्राफी उसको हम लोग स्टडी कर लिए। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग जो सारे कंपोनेंट हैं जो हमारी ओशियन में पाए जाते हैं, जो मेजर और माइनर रिलीफ हैं, उस सब को हम लोग यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में लोकेट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नॉलेज जान लेते हैं, अटलांटिक ओशियन है कहाँ पे। तो वैसे तो आपके सबके दिमाग में बैठा होगा कि अटलांटिक ओशियन हमारी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच देखने को मिलेगी। तो इसका आप देखोगे अटलांटिक ओशियन का शेप जनरली एस टाइप की है, और अमेरिका और यूरोप और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये लोकेटेड है। इसकी साइज़ की बात करें तो साइज में सेकेंड लार्जेस्ट है, पैसिफिक ओशियन के बाद इसकी नंबर आती है। और यदि एरियाज़ की बात करें तो पैसिफिक ओशियन की हाफ साइज़ की है, यानी 50% एरिया पैसिफिक ओशियन के कंपेयर में यहाँ पे अटलांटिक ओशियन का है। और इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो जैसा कि वेगनर की जो थीरीज थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, उन्होंने वेगनर ने प्रूव किया हुआ था कि जो हमारी साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, दोनों पहले एक हुआ करते थे। ये सही भी बात है, क्योंकि जिक्सा जो फिट होती है और अदर जो लैंडफॉर्म की जो एजेज होती हैं उससे वहाँ पे पता चले हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका पहले एक ही हुआ करते थे, उसके बीच में अटलांटिक ओशियन नहीं था। ठीक है, ये हमारी 200 मिलियन ईयर पहले की बात है। और ऊपर भी आप बात करोगे नदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे भी जो हमारी नॉर्थ अमेरिका थी और यूरोप पहले एक ही यानी यूनाइटेड थे, अलग अलग नहीं था। लेकिन जियोलॉजिकल या टेक्टोनिक जो रिफ्ट की वजह से यहाँ पे जो नीचे की जो सेल है उसका डाइवर्जेंट सेल हो गया, उसके वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो रिफ्टिंग जनरेट हुई। रिफ्टिंग जनरेट हुई और डाइवर्जेंट में हम लोग देखे थे सी फ्लोर स्प्लिटिंग में रिफ्टिंग जनरेट होने से जो एक दूसरे से मूव करने लगते हैं प्लेट। अब यूरोप और जो हमारी नॉर्थ अमेरिका है और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका है और अफ्रीका, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे और अभी भी मूव कर रहे हैं। उसके वजह से यहाँ पे रिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे वाटर एक्युमुलेट हो गया और बाद में अटलांटिक ओशियन वहाँ पे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो अभी भी आप देखोगे कनाडा या नॉर्थ अमेरिका देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में अभी भी मूव कर रहे हैं, और यूरोप अभी भी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब है अटलांटिक ओशियन अभी भी स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिटिंग का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा है। एक तरह से बोल सकते हो 4 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से हमारी अटलांटिक ओशियन बढ़ रही है। तो ये हमारा दोस्तों अटलांटिक ओशियन के थोड़ा सा यहाँ पे ओवर व्यू हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे बॉटम टोपोग्राफी। वैसे दोस्तों, अटलांटिक ओशियन का नाम कैसे पड़ा, तो अटलांटिक ओशियन यहाँ आप देखोगे मोरक्को अफ्रीका में एक माउंटेन है एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन के नाम से ही यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पड़ा। और
और बाकी चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि अटलांटिक ओशियन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी साइज़ कितनी है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि बॉटम टोपोग्राफी में हमारा मेजर जो बॉटम की जो रिलीफ होती है ओशियन की, वो होती है मिड ओशियनिक रीजेज। ठीक है, मिड ओशियनिक रीजेज में हम लोग देखे थे डाइवर्जेंट वहाँ पे बाउंड्री होती है, और यहाँ पे मैग्मा अपवेल होती है, ऊपर आती है, और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट जैसा काम करता है। तो मैग्मा धीमे धीमे दूर की ओर खिसकती जाती है, और यहाँ पे एक माउंटेन्स चेन जैसा बन जाता है, मिड ओशियनिक रिज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मिड ओशियनिक रिज में आप देखोगे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पॉइंट होती है, इसके धीमे धीमे आप जाओगे इधर की ओर हाइट घटती जाएगी। तो वैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन की सबसे फेमस जो बॉटम की टोपोग्राफी है वो है मिड अटलांटिक रीजेस। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहाँ पे पता चला था। तो मिड ओशियनिक अटलांटिक रीजेस की बात करोगे तो जनरली आप कहीं भी देखोगे कि आइसलैंड जो कंट्रीज है वो मिड ओशियनिक की नॉर्थ बाउंड्री को करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसलैंड के बाद भी आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्वेन के बेसिन से ही स्टार्ट हो जाता है मिड ओशियनिक रीजेज, उसको बोलते हैं मोहन रिज। उसके बाद जनमयंग रिज इसको भी बोलते हैं। ये हमारे आइसलैंड के नदर्न पार्ट में आता है, और आइसलैंड हमारा मिड ओशियनिक रिज से लोकेटेड है, क्योंकि आइसलैंड बना ही है वॉल्केनिक ओरिजिन से। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो एक्टिव वॉल्केनोज हैं आइसलैंड कंट्रीज में, जो अलग ही कंट्री है, सेपरेट कंट्री है आइसलैंड। तो यहाँ पे भी अभी भी एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलती है, और हमारे मिड ओशियनिक रिज में ये लोकेटेड है। तो इसकी दोस्तों मिड ओशियनिक रिजेज आप बोलोगे तो एक माउंटेन चेन की तरह होता है। जैसे कि आप देखोगे अभी आप कंटिनेंट में जैसा माउंटेन देखोगे हिमालयन माउंटेन, वैसे ही यहाँ पे भी माउंटेन चेन की तरह होती है, लेकिन ये होती है वॉल्केनिक ओरिजिन होती है। ठीक है, इसकी आप लेंथ बात करोगे मिड ओशियनिक रिजेज की, मिड अटलांटिक रिजेज की, तो लगभग में आपको देखने को मिलेंगी 16,000 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। वैसे आइसलैंड से आप कहीं के भी बुक में दिया होगा कि आइसलैंड से यदि इसकी लेंथ आप देखोगे तो आइसलैंड से 14,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आइसलैंड के नॉर्दर्न से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, जो नॉर्वेनियन जो हमारी बेसिन है वहाँ से मिड ओशियनिक रिज आप स्टार्ट करोगे, तो टोटल यहाँ पे लेंथ है 16,000 किलोमीटर। और ये हमारा अगुलहास की बेसिन के नीचे यहाँ पे जब हमारी इंडियन ओशियन जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ तक इसकी लोकेशन है। इसकी लैटिट्यूड की बात करोगे तो 58 या 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक हमारी मिड अटलांटिक ओशियन की जो स्ट्रेच है वो हमारी फैली हुई है। तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर यहाँ पे नॉर्वेनियन जो बेसिन है वहाँ तक ये पूरी माउंटेन चेन है, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रीजेस। तो हमारी सबसे फेमस यहाँ पे बॉटम की टोपोग्राफी है। और दोस्तों इसके अलावा आइलैंड्स की या सी माउंट्स की बात करें, क्योंकि सी माउंट्स भी हमारी बॉटम की टोपोग्राफी में ही आती है, तो सी माउंट्स की बात करोगे या आइलैंड्स की बात करोगे तो देखो यहाँ पे जो कैनरीज आइलैंड्स यहाँ पे देखने मिलेंगी, जो कैनरीज यहाँ पे करेंट भी हैं, इसी के नाम पे बेसिस है, जो मोरक्को के पास देखने मिलेंगे। उसके सदर में केप वर्डी आइलैंड देखने मिलेंगी, ये भी हमारा बॉटम टोपोग्राफी में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे तो अजोर सी है, गिब्रेल्टर जो हमारी यहाँ पे स्टेट है वहाँ पे देखोगे तो फीको आइलैंड है। ये देखो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं फीको आइलैंड्स कहाँ पे है। ठीक है, फीको आइलैंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, अजोर जो सी है यहाँ पे है, उसके सदन में कैनरीज आइलैंड है, उसके सदन में फिर आप देखो केप वर्डी आइलैंड्स है। फिर आप इधर बात करोगे तो इधर हमारा अब ट्रेंचेस की बात करते हैं। तो ट्रेंचेस वैसे तो 6-7 यहाँ पे मेजर ट्रेंचेस है, लेकिन 2 मेजर ट्रेंचेस की बात करोगे अटलांटिक ओशियन में तो आप देखोगे इधर जो अर्जेंटीना के बेसिन के आप देखोगे इधर सदर्न में, तो यहाँ पे देखोगे साउथ सैंडविच ट्रेंच है, ये मेजर ट्रेंच है। इसके अलावा देखो कि दूसरा जो ट्रेंच मेजर है वो हमारे है केमेन ट्रेंच। केमेन ट्रेंच आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपको तीसरी जो ट्रेंचेज है वो है पेवरिको ट्रेंच। ठीक है, पेवरिको ट्रेंच यहाँ पे आपको तीसरी ट्रेंच देखने को मिलेगी। तो 3 हमारी ट्रेंचेज हो गई। आइलैंड्स हमारे हो गए, यहाँ पे न्यू फाउंड आइलैंड्स यहाँ पे भी है, और आइसलैंड ही पूरी आइलैंड है, ये भी हमारे आइलैंड्स में आ जाएगा। फीको आइलैंड हो गया, और कैनरीज आइलैंड हो गया, केप वर्डी आइलैंड्स हो गया। तो ये सारी हमारी आइलैंड्स में आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बेसिन की बात करें तो आप देखोगे अटलांटिक ओशन की सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे देखोगे
तो अगुलहास बेसिन यहाँ पे है सबसे लास्ट में। इसके बाद यहाँ पे केप बेसिन आ जाएगा और फिर अंगोला बेसिन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ग्योना बेसिन आ जाएगा उसके नदर में, फिर कैनरीज बेसिन भी बोलते हैं इसको, अजोर बेसिन बोलते हैं, फिर ऊपर आ गए नॉर्वेनियन बेसिन। तो ये हमारी आ जाएगी ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं। अब हम लोग वेस्टर्न साइड की बात करते हैं। सबसे सदर्न में हमारी अर्जेंटीना के बेसिन आ जाएगा। अर्जेंटीना के बेसिन की नॉर्दर्न में आप जाओगे तो ब्राज़ील, फिर हमारा यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मेक्सिको आ जाएगा, फिर यहाँ पे लेब्राडोर बेसिन आ जाएगा और इसके ऊपर हमारा ग्रीनलैंड है। अब दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग बात किए कि हमारे जो मिड अटलांटिक रीजेज हैं उसको हम लोग बात कर लिए, और आइलैंड्स या सी माउंट की बात कर लिए, और ट्रेंचेस के भी बात यहाँ पे कर लिए, कहाँ कहाँ पे ट्रेंचेज लोकेटेड हैं। अब बात करें अदर जो फीचर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको देखो ज़्यादा एक्सटेंसिव आपको अर्जेंटीना बेसिन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको नदर हेमिस्फीयर में यहाँ पे लेब्राडोर बेसिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इसके अलावा यहाँ पे जो फीको आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी जो बेसिन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो हमारी ज़्यादा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब विड्थ ज़्यादा है। विड्थ कम आपको यहाँ पे इक्वेटर के साइड में देखने मिलेंगी, जैसे कैनरीज आइलैंड की साइड देखने मिलेंगे। यहाँ पे ब्राज़ील बेसिन में भी आपको बहुत ही कम कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ देखने को मिलेगा। तो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई। अब हम लोग अदर जो हमारी कंपोनेंट होती है वो होती है एबेसल प्लेन। तो एबेसल प्लेन की बात करें जो अटलांटिक ओशन की बॉटम में जो प्लेन होती है, तो सबसे ज़्यादा विड्थ आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में, जो साउथ अफ्रीका और यहाँ पे अर्जेंटीना के बीच में आपको सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव एबेसल प्लेन देखने मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे इक्वेटर के पास आप देखोगे तो सबसे कम आपको विड्थ देखने मिलेंगे एबेसल प्लेन का। फिर नदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पे बढ़ जाता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको और अजोर सी के आसपास यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा लेंथ यहाँ पे बढ़ जाता है एबेसल प्लेन का। तो दोस्तों ये हमारी हो गई बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें मिड अटलांटिक रीजेज देखें, जो हमारी स्टार्ट होती है नॉर्वेनियन बेसिन से और ये हमारी एंड होती है 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड अगुलहास के नीचे सदर्न पे। इसकी लेंथ आप देखोगे तो 16,000 किलोमीटर के आसपास है। आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स हमारा केप वर्डी है, कैनरी आइलैंड है, फीको आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे न्यू फाउंड आइलैंड है। और यहाँ पे ट्रेंचेस की बात करें 3 मेजर ट्रेंचेज हैं, कैमेन ट्रेंचेस गल्फ ऑफ मैक्सिमम देखने मिलेंगे, फिर पवेरिको ट्रेंचेस आपको यहाँ पे क्यूबा के आसपास देखने मिलेंगे, फिर आपको अर्जेंटीना के आसपास साउथ सैंडविच ट्रेंचेज देखने मिलेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी एक्सटेंसिव ज़्यादा है अर्जेंटीना में और यहाँ पे लेब्राडोर के पास और यहाँ पे यूरोप के पास, लेकिन अदर जगह पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ उतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव है नहीं, उतनी विड्थ है नहीं। एबेसल प्लेन की बात करें तो एबेसल प्लेन की सबसे ज़्यादा जो विड्थ है लेंथ है आपको यहाँ पे अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के बीच देखने मिलेंगे, और सबसे कम यहाँ पे आपको इक्वेटर के आसपास देखने को मिलेंगी। तो हमारी हो गई दोस्तों बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो आई थिंक इतना सफिशियंट होगा हमारी बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशियन में। बट फिर भी आपको यहाँ पे जो भी आपको लग रहा हो वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे बताइए, और कुछ छूट गया हो या आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, वो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा, और कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे यदि गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई हुई उसको भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं आप कमेंट करके। तो ये रहा दोस्तों हमारी बॉटम टोपोग्राफी। आप इसके अलावा दोस्तों कोरल आइलैंड भी, बरमूडा जो कोरल आइलैंड है इसको हम लोग छोड़ दिए थे, तो बरमूडा आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास देखने मिलेंगी। ये भी हमारा एक तरह से कोरल आइलैंड्स में पार्ट में आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का हम लोग अटलांटिक ओशन की बॉटम टोपोग्राफी डिस्कस किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।